डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग में आज नए अध्याय के अंतर्गत अपनी चर्चा का विषय रहेगा जॉब कॉस्टिंग। इसके दो पार्ट है, उपकार एवं ठेका लागत। तो पहले आज चर्चा का जो मुख्य रूप से विषय रहेगा वो है जॉब कॉस्टिंग। लागत लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उत्पादक को लागत निर्धारण की अनेक नीतियों में से किसी एक रीति का चयन करना पड़ता है, जो प्राय उत्पादित वस्तु की प्रकृति पर निर्भर रहता है। उत्पादन की प्रकृति के आधार पर लागत निर्धारण की समस्त रीतियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर 2, कार्यानुसार लागत लेखांकन, जॉब कॉस्टिंग, जो कि अपनी चर्चा का विषय है। जॉब कॉस्टिंग: जब किसी विशिष्ट कार्य उपकार्य को संपादित करना हो तो वहाँ पर कार्यानुसार लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में मूल लागत का लेखा प्रत्येक उपकार्य या वस्तु के उत्पादन के लिए अलग अलग रखा जाता है तथा किसी निश्चित आधार पर उपरिव्यय अवशोषित किए जाते हैं, जैसे भवन का निर्माण, कार की मरम्मत आदि। उपकार्य, समूह ठेका या सावधि तथा लागत योग विधि आदि इसी विधि के उदाहरण हैं। प्रिंटिंग प्रेस, मरम्मत या अनुरक्षण दुकानें, रिपेयरिंग शॉप्स कहने का मतलब, निर्माणी कंपनियां, मशीन, औजार निर्माणी उद्योग, लकड़ी या काष्ठ शिल्प उद्योग, जहाज, भवन, पुल निर्माण आदि में कार्यानुसार लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों में स्पष्टतः व्यक्तिगत निर्देशों एवं विशेष आदेशों की पूर्ति हेतु पृथक पृथक उपकार्य या समूह में उत्पादन किया जाता है। तो क्या आता है उपकार्य लागत लेखांकन में? उपकार्य लागत निर्धारण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक उपकार्य कार्यदेश युक्ति के लिए पृथक रूप से लागत का संग्रह किया जाता है। प्रत्येक उपकार्य अपना पृथक अस्तित्व रखता है, जिससे उससे संबंधित व्ययों का प्रकृति के अनुसार विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अन्य शब्दों में उपकार्य लागत निर्धारण की एक रीति है जिसका प्रयोग अप्रमाणित उपकार्यों जो ग्राहकों के निर्देशानुसार ही पूर्ण किए जाते हैं की लागत ज्ञात करने हेतु किया जाता है। यह विधि विशेषतः उन उद्योगों या संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाती है जहां प्रत्येक उपकार्य के लिए विशेष आचरण या सतर्कता की आवश्यकता हो तथा वस्तु का उत्पादन या कार्यदेश की पूर्ति दृढ़ता से ग्राहकों की रुचि एवं विशिष्ट वर्णन के आधार पर करनी पड़ती हो। उदाहरणार्थ, प्रिंटिंग प्रेस में वैवाहिक कार्ड एवं परिचय कार्ड केवल ग्राहकों की रुचि के अनुसार ही छापे जाते हैं। अब आते हैं अपन उपकार्य लागत लेखांकन के उद्देश्य एवं विशेषताएं। ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। उपकार्य लागत निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त किए गए प्रत्येक उपकार्य की लाभ या हानि का निर्धारण करना है। इसमें उपकार्य को स्वीकार करने से पूर्व उसकी लागत का अनुमान लगाना पड़ता है।
अर्थात निर्माणी संस्था अपने विगत अभिलेखों तथा अनुभव के आधार पर उपकारी की सही लागत का अनुमान लगाकर ग्राहकों को शुद्ध मूल्य प्रस्तुत करती है। एवं प्रबंधक अनुमानित लागतों की वास्तविक लागतों से तुलना करके प्रत्येक उपकार्य की लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं तथा भावी आदेशों को स्वीकार करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबंधक परिचालन कुशलता पर सरलता से नियंत्रण रख सकते हैं। अतः यह विधि उत्पादन क्रियाओं पर नियंत्रण करके लाभों को अधिकतम करने में सहायक होती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1, ग्राहकों के कार्यदेशों की पूर्ति हेतु उत्पादन किया जाता है, न कि माल का स्टॉक करने के लिए। नंबर 2, प्रत्येक उपकार्य अपनी पृथक विशेषताएं रखता है और विशेष व्यवहार की मांग करता है। नंबर 3, विभिन्न उपकार्यों की प्रकृति के अनुसार समय समय पर चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस में भिन्नता रहती है। इसी कारण प्रत्येक उपकार्य की लागत पृथक रूप से ज्ञात की जाती है। नंबर 4, प्रत्येक उपकार्य की लाभदायकता ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 5, इस विधि में उपकार्य की लागतों पर नियंत्रण करके न केवल आदेशों की समय पर ही पूर्ति की जाती है बल्कि आवश्यक व्ययों को कम कर दिया जाता है। नंबर 6, परिचालन कुशलता पर सफलता से नियंत्रण रखा जा सकता है। नंबर 7, प्रबंधक भावी उपकार्यों के संबंध में सही निर्णय ले सकते हैं। और लास्ट 8वां, वस्तु का निर्माण कारखाना या निजी स्थान पर किया जाता है। उपकार्य लागत लेखांकन के लाभ। एडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग। नंबर 1, आदेश की लाभदायकता का विश्लेषण। इस विधि के उपयोग करने से प्रबंधक को यह जानकारी हो जाती है कि कौन सा उपकार्य या आदेश अन्य आदेशों की अपेक्षा लाभदायक है और कौन सा हानिप्रद है। नंबर 2, लागतों का विश्लेषण। यह विधि सामग्री, श्रम एवं उपयोग संबंधी लागतों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। लागतों संबंधी सूचनाओं की उपलब्धि से कुल लागतों एवं परिचालन कुशलता पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। नंबर 3, भावी अनुमान। विगत उपकार्यों के लागत अभिलेखों के आधार पर भविष्य में समान प्रकृति के उपकार्यों की सही लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा, उत्तरदायित्व का निर्धारण। इसमें विकृत एवं दूषित कार्यों को सरलता से मालूम किया जा सकता है और संबंधित कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उपकार्य पर होने वाली हानि को दूर करने हेतु कदम भी उठाए जा सकते हैं। 5वां आता है लागत नियंत्रण। उपकार्य का निविदा मूल्य ज्ञात करने हेतु जो अनुमान लगाए जाते हैं उन अनुमानों की वास्तविक लागतों से तुलना करके लागतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। 6, लागत समंकों की पूर्ति। यह विधि वस्तु के लागत से संबंधित समंक प्रदान करती है जो अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र में
ठेका मूल्य निर्धारित करने में अधिक सहायक होते हैं, जैसे लागत योग ठेका विधि, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे लागत समंक अधिक उपयोगी रहते हैं। फिर लास्ट अपना आज की चर्चा के विषय में है लिमिटेशंस ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इसकी सीमाएं क्या हैं? पहला, इस विधि में उत्पादन के डिजाइन, सांचा, ब्लॉक डाई आते हैं तथा सूचन और अनुमान लगाने में लिपिकीय एवं कागजी कार्य अत्यधिक होने से अनावश्यक रूप से व्ययों में वृद्धि हो जाती है। अतः यह अत्यधिक खर्चीली विधि है। नंबर 2, प्रत्येक उपकार्य के उत्पादन एवं लागत नियंत्रण से संबंधित अभिलेखे रखे जाने से अभिलेखा कार्य बढ़ जाता है। नंबर 3, उपकार्य लागत विधि वास्तव में ऐतिहासिक लागत विधि या वास्तविक लागत विधि ही है, जो परमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम लेखांकन प्रणाली के प्रयोग किए बिना लागतों पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अगले वीडियो में अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे, जो मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा।